ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत अब गर्मा चुकी है। एक ओर जहां ओवैसी सपा के गढ़ में घुसपैठ कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव की बड़ी बैठक अभी समाप्त हुई है। इसी में और जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु झा। सर, क्या है पूरी खबर? देखिए, दो बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में ओवैसी ने घुसपैठ कर ली है और अखिलेश यादव को सीधी चुनौती दी है। और दूसरी खबर है कि लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बड़ी मीटिंग की है जिसका लक्ष्य 2027 का विधानसभा चुनाव रखा गया है। लेकिन पहले बात करते हैं ओवैसी की पार्टी की। पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से ओवैसी की पार्टी ने एक सफलता हासिल की है, सफलता कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उसे आप छोटा भी नहीं आंक सकते, क्योंकि बिहार जैसे राज्यों में जहां आरजेडी केवल 25 सीटों पर सिमट गई, आजादी से पहले बनी कांग्रेस पार्टी केवल 6 सीटों पर सिमट गई, वहीं ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीतकर कांग्रेस और आरजेडी को एक बड़ा झटका दिया। दूसरी बात, 2 सीटों पर पार्टी जीतते जीतते रह गई और उसके अलावा कई सीटों पर बिहार में ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन का खेल खराब कर दिया। उसके बाद हाल ही में महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव हुए, 135 पार्षद बने हैं ओवैसी की पार्टी से, 86 नगर पंचायत अध्यक्ष बने हैं। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की सियासत में अब ओवैसी का कद धीरे धीरे बढ़ने लगा है। हालांकि वो सिर्फ मुसलमानों के बीच बढ़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में यह कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। और अभी बंगाल में चुनाव है और वहां भी ओवैसी घुसपैठ करने वाले हैं। घुसपैठ का मतलब है सियासी तौर पर। लेकिन उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में ओवैसी की पार्टी का जाना और वहां पर पार्टी कार्यालय खोलना, क्योंकि आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। हालांकि इसी गढ़ को दिनेश लाल यादव निरहुआ ने तोड़ा, यहां से चुनाव जीता, लेकिन उसके बाद फिर उनको अखिलेश यादव ने हराया। उसके बाद फिर से सपा के लोग वहां से चुनाव जीते। लेकिन आजमगढ़ और पूरे इलाके को आप देख लीजिए, वो पूर्वांचल का ही हिस्सा उसे मानते हैं। रामपुर हो या फिर आसपास की कई जिलाएं हो, चाहे कन्नौज हो, और भी बहुत सारी जिला है जो मुलायम परिवार के गढ़ के तौर पर जानी जाती है। वहां एआईएम का जाना, कार्यालय खोलना और बड़े बड़े बयान देना, यह बताता है कि पार्टी बड़ी चुनौती के लिए तैयार हो चुकी है। और यूपी में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके लिए पार्टी ने कमर कस ली है। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि अखिलेश यादव किसका खेल खराब करेंगे। तो उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बयान को पहले मैं दर्शकों को बताता हूं, जो समझना बेहद जरूरी है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन उसे शामिल नहीं किया गया। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि ये जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां मुस्लिम लीडरशिप को अछूत समझती है, हमारा वोट तो चाहिए लेकिन हमारी लीडरशिप ये स्वीकार नहीं करते, हमें तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल कर चुनाव के बाद फेंक दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा, 2027 में बीजेपी को हराने के लिए किसी भी मजबूत गठबंधन का हम हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। इसके लिए सपा बीएसपी से गठबंधन की कोशिश करेंगे। यदि गठबंधन हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। यानी पार्टी ने यहां पर पूरी तरह से अपनी लाइन क्लियर कर दी है। पार्टी बार बार यह मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हम पर जो आरोप लगाए जाते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है, वो बिल्कुल भी नहीं है। हम अपनी अलग राजनीति कर रहे हैं। और यहां पर शौकत अली ने जो बयान दिया है, उस बयान को मैं जोड़कर देख रहा हूं बिहार विधानसभा चुनाव में, जब मैंने वहां के एआईएमआईएम के प्रत्याशी का इंटरव्यू कैपिटल टीवी पर लिया था। यही बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने साफ साफ कहा था कि दूसरी पार्टियों को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, वो मुसलमानों को हक नहीं देते हैं, क्योंकि आरजेडी में कोई भी बड़ा मुसलमान सामने नहीं आ रहा है। किस तरह से अब्दुल बारी सिद्दीकी से लेकर तमाम बड़े नेताओं को साइड कर दिया, इसका हवाला दिया। तो क्या यूपी में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के माफिया राज के बाद अब अखिलेश यादव को यह डर लगने लगा है कि ज्यादा मुसलमानों को आगे बढ़ाएंगे तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ रणनीति कहीं पूरी तरह से विफल तो नहीं हो जाएगी? और उसी को लेकर एआईएमआईएम यहां एक नया खेल कर रही है। बयानों से साफ तो हो गया है कि एआईएमआईएम सामने से प्रस्ताव दे रही है कहीं ना कहीं कि साथ आके हम चुनाव लड़े, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस की तरफ से ये वो राजी हो पाएंगे इस गठबंधन के लिए? इसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा
इस बात की भी अभी पूरी संभावना नहीं है, क्योंकि इन दोनों को भयंकर डर लग रहा है। समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि अगर कांग्रेस को साथ छोड़ा तो मुसलमान वोट बटेगा, अगर कांग्रेस को साथ लिया तो फिर से मुसलमानों का सेंट्रलाइजेशन कांग्रेस की तरफ होगा, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी अभी भी विपक्ष में कांग्रेस ही है और मुसलमानों के लिए पहली प्रायोरिटी भी कांग्रेस है, क्योंकि मुसलमानों का कांग्रेस से मोह भंग नहीं हो रहा है। ऐसे में जो तमाम छोटे छोटे दल हैं उनको इस बात का डर है कि अगर कांग्रेस पार्टी को अपने साथ नहीं रखेंगे तो मुसलमान वोट बढ़ सकता है, और मुसलमान वोट थोड़ा भी बटेगा तो उसका क्या रिजल्ट होता है। बिहार में ओवैसी की जीती 5 सीट इसका सबसे बड़ा उदाहरण सामने लाती हैं। लेकिन आने वाले समय में क्या समीकरण बनेंगे, हो सकता है मायावती से इनका गठबंधन भी हो जाए, क्योंकि मायावती ने बड़े बयान दिए हैं कि इस बार वो गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन वो जो समीकरण लेके आगे बढ़ रही हैं, वो जो ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही हैं, क्या सिर्फ दलित पॉलिटिक्स से यूपी में वो कोई बड़ी भूमिका निभा सकती हैं? तो ऐसे में उनको मुसलमानों की जरूरत होगी। हमने देखा है किस तरह से रामपुर जैसी सीट समाजवादी पार्टी हार जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि गुड्डू जमाली को बीएसपी उतारती है और वो 3 लाख वोट वहां पर लाते हैं, और इससे बीजेपी के कैंडिडेट रामपुर में चुनाव जीतते हैं और सपा का किला ढह जाता है। हालांकि इस बार के लोकसभा चुनाव में जरूर बहुत बड़े बड़े उलटफेर हुए, लेकिन जिस तरह से मुसलमान वोट थोड़ा बहुत भी अगर यूपी में बढ़ता है, चाहे वो कांग्रेस अलग लड़े, सपा अलग लड़े, ओवैसी की पार्टी अलग लड़े, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि पार्टी के पहले से ही हिंदू वोटर एकजुट है। कुछ ही तबका है हिंदुओं का जो पार्टी से छिटकता है। लोकसभा चुनाव में बड़ा आंकड़ा बीजेपी से छिटका, लेकिन उपचुनाव हुए तो फिर सब साथ आ गए, और योगी बनाम अखिलेश का मुकाबला जैसे ही होता है उसमें हिंदुओं की गोलबंदी बीजेपी के पक्ष में कुछ ज्यादा ही होने लगती है, और इस बात का डर विपक्ष को है। लेकिन यहां पर ओवैसी आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। उनको लग रहा है कि यहां पर अगर उनकी रणनीति थोड़ी भी कामयाब हो पाएगी तो एक और प्रदेश में उनका जनाधार बढ़ेगा और फिर वो राष्ट्रीय स्तर पर ताल ठोकेंगे। और अभी बंगाल में चुनाव होने हैं, अब तो देखना यह होगा कि वो बंगाल में क्या करते हैं, कितने कैंडिडेट उतारते हैं, क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को साइडलाइन कर दिया है और ओवैसी के लिए भी सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, क्योंकि जब वो कांग्रेस को ही भाव नहीं दे रही है तो फिर वो ओवैसी को क्या ही भाव देंगी। तो ऐसे में अब ओवैसी को लग रहा है कि साउथ इंडिया में तो उनका कुछ होगा नहीं, तो उत्तर प्रदेश पर फोकस करते हैं, और उसके लिए 2027 से पहले नगर पंचायत के जो चुनाव होने हैं, पंचायती चुनाव में पार्टी भाग लेगी और कई सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पार्टी कह रही है कि 75 जिलों में हमारी 75% तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। यानी विधानसभा चुनाव से पहले अभी जो पंचायत चुनाव होंगे उसमें एक बड़ा खेल देखने को मिल सकता है, और फिर उससे आगे की तस्वीरें क्लियर होगी कि यूपी में ओवैसी की पार्टी का भविष्य क्या होगा। ये तो रही ओवैसी की बात। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं अखिलेश यादव की। बड़ी बैठक अभी खत्म हुई है, उस पर क्या अपडेट है सर? देखिए, अखिलेश यादव आजकल बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं। वो लगातार बैठक कर रहे हैं, कभी बीजेपी के बैठक पर सवाल उठाते हैं, बड़े बड़े सोशल मीडिया पोस्ट डालते हैं और फिर चुपके से लखनऊ में मीटिंग कर लेते हैं, क्योंकि उनको भयंकर डर सता रहा है। पार्टी में जिस तरह से टूट की खबरें लगातार सामने आती है कि सपा के कई सांसद नाराज हैं, सपा के कई विधायक नाराज हैं, और केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान देना कि सपा के कई लोग हमारे संपर्क में हैं, अखिलेश यादव को बहुत परेशान कर रहा है। उनको लग रहा है कि हमारे जो 117-18 विधायक जीत कर आए हैं, क्या इस बार हम इसको रिपीट कर पाएंगे? क्योंकि पिछले बार जब चुनाव हुए थे 2022 में, तो योगी आदित्यनाथ ने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश किया था। तो 5 साल के रिपोर्ट कार्ड के बाद सपा लगभग 120 सीटों पर चुनाव जीती। अब जब योगी 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और ज्यादा माफियाओं की सूची गिनवाएंगे, विकास कार्य में जो रफ्तार यूपी ने पकड़ी है उसको और जनता के सामने रखेंगे, तो क्या जनता अखिलेश पर भरोसा करेगी? इसी बात से अखिलेश परेशान है, और इसलिए उन्होंने 4 राज्यसभा के सांसद, 37 लोकसभा के सांसद उनकी पार्टी से सबको लखनऊ में बुलाया, उनके साथ मीटिंग की और सबको होमवर्क दिया है। कहा है कि आप जिले जिले जाइए, आप वहां पर रिपोर्ट लीजिए कि किस जाति के लोग, उनके मन में क्या चल रहा है। ब्राह्मणों पर फोकस करिए, क्योंकि एक मीटिंग ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। ब्राह्मणों पे फोकस करने का क्या कारण है सर? ब्राह्मणों पर फोकस करने का यही कारण है कि यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों की आबादी 10 से 12% है। कई बार तो यह भी दावा किया जाता है कि यह 14% है। देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा, और वहां इतनी बड़ी आबादी, विधानसभा में 52 ब्राह्मण, सरकार में 8 मंत्री ब्राह्मण, और यूपी की सियासत में ब्राह्मण जब वोटिंग करते हैं तो बहुत गोलबंद होकर करते हैं। 2017 के रिपोर्ट हो, उसमें माना गया कि लगभग 85% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट किया। 2022 में 90% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट किया। तो ऐसे में इस बार ब्राह्मणों की नाराजगी, चाहे वो पीएन
पाठक के आवास पर बैठक की बात हो, या फिर हाल के समय में अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उनको लेकर जो अखिलेश यादव बार बार माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में ये दो चीजें हो गई, और उसके अलावा मायावती का फिर से आना और ये कहना कि हम 2007 की तरह एक बार फिर से यूपी में वही नारा लगाएंगे कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। यानी मायावती की जो पॉलिटिक्स थी 2007 की, दलित प्लस ब्राह्मण प्लस मुसलमान, उसको एक बार फिर से पटरी पे लाने के डर से अखिलेश यादव डरे हुए हैं, और उनको लग रहा है कि अगर मुसलमान वोटों में थोड़ा भी बंटवारा हुआ तो ऐसे में हम जो है उसका डैमेज कंट्रोल कहां से करेंगे। तो उसका डैमेज कंट्रोल हम ब्राह्मणों के साथ कर सकते हैं। वो बार बार बयान देते हैं कि हमने माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी, लेकिन दूसरी ओर यह भी सवाल है कि योगी आदित्यनाथ से क्या ब्राह्मण अलग होंगे। सवाल एक बैठक से तय नहीं होता है, सवाल पार्टी की विचारधारा से तय होती है। जब बीजेपी कहती है कि हमने ब्राह्मणों के लिए बड़े बड़े काम किए हैं, 2 बार सरकार बनी, दोनों बार डिप्टी सीएम ब्राह्मण को बनाया गया, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य हो। उसके बाद जेपी नड्डा जैसे लोगों को सबसे बड़े पद पर पहुंचाया गया, और अखिलेश यादव के दौर में किस तरह से अत्याचार की खबरें निकलकर सामने आती थी। इन घटनाओं ने अखिलेश को इतना परेशान कर दिया है। दूसरी ओर हाल के सियासी घटनाक्रम से अखिलेश को मौका मिल गया है, और इस बीच वो अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और दूसरी बात, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने उन्हें एक आशा की किरण दी है कि अगर वो यूपी में पीडीए के साथ साथ थोड़ा ब्राह्मणों को साध लेते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की राह आसान हो जाए। लेकिन इसकी संभावना बेहद कम नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक सीएम योगी का ब्राह्मणों पर कोई बयान सामने नहीं आया है। क्योंकि पिछली बार भी जब सपा इस तरीके का माहौल बना रही थी तो योगी आदित्यनाथ के एक बार के बयान ने ब्राह्मण समुदाय को सीधे तौर पर फिर से बीजेपी के साथ जोड़ दिया। लेकिन यहां पर बीजेपी पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आपकी पार्टी को अगर ब्राह्मण इतने वोट करते हैं तो फिर आपकी पार्टी में उनके साथ अन्याय क्यों होता है, आपकी सरकार में किसी एक जाति का इतना बोलबाला क्यों है, ऐसे आरोप लग रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो इससे योगी आदित्यनाथ को भी किनारा करना होगा, स्पष्टीकरण देना होगा, और अखिलेश यादव अब सब कुछ इनकी रणनीति पर निर्भर करता है। 2024 में जो बेहतरीन रणनीति अखिलेश यादव ने बनाई, जो उम्मीदवार बीजेपी ने खड़े किए उसी जाति के उम्मीदवार को उतारा और कांग्रेस के साथ गठबंधन, नतीजा यह हुआ कि 37 सीटें सपा और 6 सीट कांग्रेस पार्टी जीत गई। तो अखिलेश फिर से एक बार उसी प्रदर्शन को दोहराने की तैयारी कर रहे हैं, और उनको लग रहा है, क्योंकि 37 सीटें जीते हैं तो वो हवा में उड़ रहे हैं वैसे ही, तो उनको लग रहा है कि यदि इस बार ब्राह्मणों को साध लिया जाए, एसआईआर का मुद्दा बड़ा बना दिया जाए, क्योंकि यूपी में 4 करोड़ वोटरों के नाम कट गए हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे पाए। लेकिन सिर्फ इस मुद्दे से चुनौती नहीं दे सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के नाम के साथ साथ विकास का भी बहुत बड़ा मुद्दा जुड़ता है। तो ऐसे में अखिलेश यादव के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा है। एक आध मीटिंग से कुछ नहीं होगी, बड़े पैमाने पर मीटिंग करनी होगी, और प्रदेश की तमाम जनता को सीधे तौर पर यह विश्वास दिलाना होगा कि योगी आदित्यनाथ के बदले वो क्या बेहतर विकल्प दे सकते हैं। अगर वो ये भरोसा देने में कामयाब हुए तो शायद सपा का रिवाइवल फिर से हो सकता है, जिसकी संभावना ना के बराबर है। नहीं तो योगी आदित्यनाथ जीत की हैट्रिक लगाएंगे, इस बात में शायद ही किसी को आशंका है। तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। और जिस तरीके से एआईएमआईएम ने आजमगढ़ में घुसपैठ की है, वहां कार्यालय बनाया है और कहा है कि आगे आने वाले चुनाव में हो सकता है कि समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ वो एक गठबंधन बनाए, और वहीं दूसरी ओर जहां अखिलेश यादव ने बड़ी बैठक को अभी समाप्त किया है, ऐसे में देखना ये होगा कि आगे यूपी के सियासत में कैसा मोड़ आता है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही।